एक बार आप फिर सभी का स्वागत है शंकर केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षकों की आकृति के बारे में। ठीक है, तो देखो पहली बात, कक्षक होते क्या है। कक्षक यानी कि वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो। एरिया वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, अपन कक्षक कहते हैं। अब देखो कक्षक कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एस कक्षक होते हैं, एक आपके बनते हैं पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं एस कक्षक की आकृति कैसी होती है। एस कक्षक की आकृति होती है गोलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार। इसका शेप कैसा बन जाएगा, स्पेरिकल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, स्पेरिकल शेप कहते हैं, गोलाकार बनते हैं। इसी प्रकार से पी कक्षक के लिए एल का मान 3 थे, तो -1, 0 और +1 मतलब 3 बनेंगे। तो 3 कौन कौन से बन जाएंगे। पहले इसका शेप तो बन जाएगा डम्बलाकार, डम्बल के शेप के बनते हैं, डम्बल शेप। ठीक है, और आकृति इसकी बन जाती है डम्बल शेप, और नाम इनके बन जाते हैं। एक तो होता है PX, PY और PZ। 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ। जिस अक्ष पर आपके डम्बल होगा उसी को नाम देना है। जैसे ये आपको X अक्ष, Y अक्ष। यदि आपका डम्बल बना हुआ है आपके पास X अक्ष पर तो इसको क्या बोलेंगे, PX कक्षक। इसी प्रकार से यदि डम्बल कहाँ पे दे रखा हो, Y अक्ष को दे रखा हो, इसको बोलते हैं Y, तो इसका नाम आपके बन जाएगा PY। और यदि ये डंबल कहाँ पे बना हुआ हो, Z अक्ष पर बना हुआ हो, तो इसको बोलते हैं PZ कक्षक। क्या बोलेंगे इसको अपन, PZ कक्षक कहते हैं। 3 क्या बनेंगे आपके पास, P कक्षक बनते हैं। अगले बनते हैं अपन के पास D कक्षक। D कक्षक के लिए L के मान होते हैं -2, -1, 0, +1, +2। 5 मान बनते हैं, तो 5 बनेंगे डी कक्षक। कौन कौन से, DXY, DYZ, DZX, DX² और DZ²। ये 5 क्या बनते हैं, डी कक्षक बनते हैं। इनके अगर अपन शेप की करते बातें तो इनका शेप होता है द्विडंबलाकार, डबल डंबल शेप का इनका शेप होता है, द्विडंबलाकार इनकी आकृति होती है। यदि कक्षक देखोगे तो कैसे बन जाएगा आपके पास, XY, YZ, ZX, XY और लास्ट आप ले सकते हो इसको X, इसको Y और इसको मानते हैं अपन Z। अब देखो जिसके DX P के अंदर क्या थे, डंबल उसी के ऊपर आ रहे थे। यहाँ पे क्या होंगे, बीच में आ जाएगी पालिया। एक ये क्या अक्ष के अंदर क्या आप XY, तो इसको बोलेंगे DXY। इसी प्रकार से लोब बनेंगे आपके पास यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलेंगे DYZ एज इट इज, इसको बोलेंगे DZX, DZX। इसमें क्या होगा, थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। इसमें जो आपके पाली बनेगी वो पाली आपके लोब्स आपके बन जाएगा। इसके ऊपर ले लो आप, ठीक है, इसके ऊपर आप लोब ले गो तो इसको बोलेंगे DX² -Y²। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक अलग ही कलर से मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको इनके बीच डिफरेंस समझ में आ जाए। ये Z दे रखा था, Z पे अगर आप लोब बनाओ और उसके बस रिंग कर दो, इसे क्या बोलेंगे अपन, DZ। इस प्रकार से 5 बनते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² -Y² और DZ। इस प्रकार से 5 बनते हैं। इसी प्रकार से F कक्षकों के बारे में ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। F कक्षक होते हैं 7। इनकी वैल्यू होती है -3 से -2, -1, 0, +1, +2, +3।
तो डी कक्षक कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे? एफ एक्स वाई जेड एक, एफ एक्स स्क्वायर एक आपको देगा एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई बराबर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक आपके बन जाएगा एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब और एफ जेड क्यूब। इस प्रकार से 7 बन जाते हैं, एफ कक्षक बनते हैं। अभी देखते हैं आगे अपन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। इसमें आता है ऑफबाउ नियम। ऑफबाउ नियम एक जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का। कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि ऑफबाउ किस भाषा से लिया गया है, तो जर्मन शब्द से, जिसका मतलब होता है निर्माण करना। इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। इसको बोलते हैं बिल्डिंग अप। क्या मतलब होता है? बिल्डिंग अप। अब कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम को सर्वप्रथम किसने दिया था? बोर ने। किसने दिया था इस नियम को? सर्वप्रथम बोर ने कहा था कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नियम कहता है कि परमाणुओं के उपकोषों में, परमाणुओं के उपकोषों में, परमाणुओं के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में जाते हैं। ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ये किसने कहा था? बोर ने कहा था। क्या होते हैं? परमाणु कहते हैं अपने उपकोषों में ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो जैसे कि ये कैसे बनेगा आप इसको समझोगे तो एक यहाँ पे ऐसे टैब आपके यार एक ट्रायंगल कर दो, ड्रॉ कर दो, जो आपके बहुत ही काम आने वाला, एकदम सिंपल वे याद रखने की ट्रिक। इसमें ऐसे आप खांचे कर दो इसके। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो आप लोग 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। यहाँ पर रखो आप p 2p 3p 4p 5p 6p 7p ऐसे। फिर यहाँ पर आप रखो d। देखो d क्या होता है? हमेशा 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा 3d 4d 5d 6d। और f आपके देखोगा ना, f होगा नंबर 4 से, मतलब n-2 से, तो n की वैल्यू 6 -2 करो तो 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4f 5f। अगर आपको ये ट्रायंगल याद है और किस प्रकार से मैंने भरे हुए, इधर मैंने 1s की रो रखी है, इधर p की रो रखी है, फिर अपने रखे d को रखे 4 पर 5 पर 6 पर d पर और 4 यहाँ पर 5। अगर आपको ये पता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक घनत्व इजी निकाल सकते हो। कैसे? इस आप टेबल को देखो, इसको आप फॉलो करो। तो यहाँ पर जो दे रखा है, सबसे फर्स्ट किसका आ रहा नंबर? 1s के बाद 2s, फिर आगे जाओगे तो 2p, वापस बैक आओ 3s, वापस आगे जाओगे 3p, फिर बैक आओगे 4। आ रहा है ऐसे, मतलब अगर अपन जिग जैग जा रहे हैं, ठीक है, लाइन दिखाई ऐसे जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे आपके बन जाएगा 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आगे से आगे फाइंड करते हो। अगर आपको ये ट्रायंगल याद है तो इस प्रकार से निकालना बहुत आपके लिए इजी बन जाता है। नंबर फर्स्ट बन जाता है n+l का नियम। ऑफबो के नियम 4 नियमों से मिलकर बने होते हैं। सबसे फर्स्ट बनता है n+l का नियम, या इसको बोलते हैं बोर-बरी का नियम। क्या बोलते हैं इसको अपन? बोर-बरी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, n+l का नियम, या क्या बोलते हैं इसको अपन? बोर-बरी रूल्स बोलते हैं। ठीक है ना, बोर-बरी का रूल्स। देखो, बोर-बरी का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षाओं में भेजे जाते हैं जिनमें क्या होंगे? n+l के मान क्या होंगे? जिनमें n+l का मान होगा कम, n+l का मान कम होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। जिनमें n+l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे।
जहाँ इस n का मतलब क्या आ जाएगा, n का मतलब तो बन जाएगा कोस, जिसको बोलते हैं सेल बोलते हैं, और l का मतलब क्या हो जाएगा उपकोष, जिसको बोलते हैं अपन सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, सब सेल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरोगे, इस n प्लस l का मान कम होगा उसमें, फिर जिसमें ज़्यादा होगा उसमें। अब एक और इसमें कंडीशन आती है कि यदि n प्लस l, यदि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n प्लस l का मान समान है तो किसमें भरेंगे, जिसमें क्या होगा n का मान कम होगा, n का मान समान हो तो। यदि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए n प्लस l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, जिसमें क्या होगा n का मान कम होगा, जिनमें n का मान कम होगा उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कैसे, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखो n प्लस l का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे जिसमें n प्लस l का मान कम हो। जैसे देखो यहाँ पर n प्लस l का मान कितना आ रहा है, 1 2 3 3 4 4 5 6 ऐसे भर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि यदि किसके लिए दो के मान n प्लस l के मान समान आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 2p के लिए भी n प्लस l का मान 3, 3s के लिए मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरोगे, जिसमें n का मान कम हो। अब दोनों इसमें आप कंपेरिजन कर लो, यहाँ पे मान 2 है, यहाँ पे मान 3 है, तो जिसका मान कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। अब मैंने ये भरे कहाँ से, ये तो मैंने आपको भी एक ट्रायंगल से बताया था, ट्रायंगल का शेप बनाकर मैंने आपको बताए थे। अब ये आगे जो भी नंबर दे रखे थे उनको बोलते हैं कोस, नंबर ऑफ n दे रखे, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 2, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, जो भी लिखा हुआ है सेम टू सेम लिखे। अब l का मैंने कैसे लाया, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि s का मतलब l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 होती है। तो s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2 ऐसे हो जाएगी। क्या करना है फिर आपको दोनों को ऐड करना है, 0 प्लस 1 0, 2 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, इस प्रकार से आप ऐड करोगे, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 2 6, इस प्रकार से बनेंगे। अब ये क्या, जिसमें n प्लस l के मान कम होंगे उसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन पहले, जिसमें ज्यादा होंगे उसमें भरेंगे बाद में। यदि किसी के मान समान आए तो, जैसे कि यहाँ पर देखो आप तीनों में कंपेरिजन करो, 5 5 5 आ रहा है, तीनों में क्या आ रही है वैल्यू 5 5 5 n प्लस l की वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसमें n के मान कम हो। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है 3, यहाँ कितनी आ रही है 4, यहाँ कितनी आ रही है 5। तो जिसमें n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, इसी को बोलते हैं n प्लस l का रूल्स। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, n प्लस l के नियम के बाद अगले आए पाउली का नियम। पाउली का नियम कहता है किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, के मान समान नहीं हो सकते। ये किसने कहा, पाउली का नियम। मतलब इन एटम्स 2 ऑर्बिटल हैव नेवर हैव सेम 4 क्वांटम नंबर, यानी कि किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। यदि 3 मान सपोज समान है, 3 मान समान है, n l और m के मान समान है, तो चौथी क्वांटम संख्या का मान हमेशा क्या होगा, उल्टा आएगा। ठीक है, 3 मान कैसे हो, समान हो, तो चौथी का मान हमेशा कैसा आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मैंने आप रखा 3s2। अब 3s2 की 4 क्वांटम संख्या बनेगी, कौन कौन सी, एक तो बनेगी l, एक बनेगी आपके पास l, एक बनेगी m, एक बनेगी s। यदि पहले के लिए अगर अपन n की वैल्यू कितनी निकालोगे, 3 आएगी, s के लिए कितनी होती है l की वैल्यू 0 होती है, और m की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आती है, क्योंकि 0 से 0 आती है। और यहाँ पर एक की वैल्यू मान लो कितनी आएगी, +1/2, यानी कि कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो दूसरे के लिए हमेशा उल्टा बनेगा। तो क्या आ जाएगा, n = 3 बन जाएगा, l = कितना आ जाएगा 0, वो भी सेम है, m = भी कितना आ रहा है 0, ये भी सेम है। लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान हमेशा कैसा आएगा, विपरीत आता है, ये कभी भी समान नहीं हो सकता है। यानी कि 3 मान समान हो सकते हैं, तो चौथे के मान हमेशा कैसे आएंगे, डिफरेंट आते हैं। इसी को बोलते हैं अपन पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तीसरा नियम आता है हुंड का नियम। हुंड का नियम कहते हैं समान
ऊर्जा के कक्षकों में, जिनकी क्या हो, ऊर्जा समान हो, समान कक्षकों के ऊर्जा, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन मतलब कपलिंग, ठीक है, मतलब आप तब तक इसमें आप पेयरिंग या कपलिंग नहीं कर सकते। युग्मन, समान ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन न चला जाए। यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की तब तक आप पेयरिंग नहीं करोगे जब तक क्या हो, प्रत्येक कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। जैसे कि आप इसको कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा है 3d6, क्या लिखा हुआ है 3d6, डी कक्षक कुल कितने बनते हैं, तो सब 5 बनते हैं डी कक्षक, 1 2 3 4 और 5। मैं आपको दोनों कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5। अब देखो आपने क्या लिखा है, युग्मन मतलब पेयरिंग, कितने भरने अपन को इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 का मतलब एक कक्षक में अधिकतम कितने आएंगे 2, तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं भरोगे, ऐसा भरोगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करनी है जब तक कि आपको सबके अंदर सिंगल में भर दो। कितने भरने थे अपन को 6, तो 1 2 3 4 5 तो भर दिए, छठा वापस तब जाके पेयरिंग होगा। जब तक कि सिंगल नहीं भरोगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। एज इट इज आप कैसे समझोगे, जैसे पता है अपन के घर में कोई मान लो कोई मिठाई लाते हैं, ठीक है, तो अपन को मम्मी तब तक वापस है ना डबल नहीं देती जब तक कि सबके फैमिली के पास सिंगल ना मिल जाए। या जैसे कि आपने मतलब देखा होगा कोई अपन रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, पता है अपन मिठाइयाँ बांटते हैं सर अपन को, तो मिठाई बांटने का रूल्स कैसा होता है, आपको तब तक मिठाई दोबारा नहीं मिलेगी जब तक एक बार सभी को सिंगल नहीं मिल जाए। तो यही क्या कहता है, हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम कहता है। एक और आप एग्जांपल से समझो, जैसे कि मैंने आपके पास लिखा हुआ है 4p4, क्या लिखा हुआ है 4p4, p कितने बनते हैं ऑर्बिटल्स, 3 बनते हैं, ठीक है, 1 2 3, p कितने बनते हैं 3, 1 2 3। तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ऐसे भर लिए 1 2 3 4, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो मेथड क्या बताएगा, पहले सिंगल भरो, सिंगल भरने के बाद एक्स्ट्रा रहते हैं तो आप डबल भरो, अगर नहीं है तो अलग बात है ना। जैसे कि मान लो कि आपको दे रखा है 3d2 भरने, तो फिर आपको जबरदस्ती उसमें नहीं करना, अगर नहीं है तो नहीं भरना, 2 दे रखा है 2 ही भर दो बस, 1 और 2, ये हो जाएगा सही। इसको आप पेयर ही नहीं कर सकते। तो ये कहता है हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम, यानी इलेक्ट्रॉन तब तक आपके जोड़ा नहीं बनेगा जब तक कि सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। अगला कहता है अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे उपकोषों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल एंड हाफ फिल सबसेल। ये कहता है कि या तो आधे भरे हो, जैसे कि S में कितने, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, P में या तो 3 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन, D में या तो 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन, F में या तो 7 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन। देखो आधे भरे या पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व अन्य विन्यास की तुलना में ज्यादा होता है। अब इसके पीछे क्या रीजन क्या है, इसका 2 कारण है। सबसे फर्स्ट तो क्या बन जाएगा आपके पास, कक्षकों की सबसे फर्स्ट तो बन जाएगा उपकोष की सममिति, उपकोष की सममिति, इसको बोलते हैं सिमेट्री ऑफ सबसेल, सिमेट्री ऑफ सबसेल। अब देखो कक्षक क्या करना चाहता है, या तो मतलब कैसा हो, आधा भरा या पूर्ण भरा। देखो या तो कैसा होना चाहिए आपके पास, ऐसा 1 2 3 एक समान दिख रहा है, इसको अच्छा फील होता है कि यार सही दिख रहा है अपन को। एक कह रहा है या तो क्या करो पूरा भर दो, या तो आधा भरा या पूरा भरा, उस कंडीशन में आएंगे तो उसे बोलते हैं अपन सिमेट्री, ठीक है ना। अभी जैसे कि मेरा थोबड़ा है, अगर मेरा बाल या तो कैसे होना चाहिए, पूरे बाल हो तो अच्छा लगेंगे, या पूरे की वजह टकला, ऐसा कभी लगेगा मैं मेरे आधे बाल रखूं और आधे को पूरे एकदम साफ ही कर दूं तो कैसा लगूंगा अभी तो क्या करोगे, या तो कैसा होना चाहिए आधे भरे या होना चाहिए आपके पास पूरे भरे, बीच वाली अवस्था नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, उपकोष की सममिति। दूसरा आपके बनता है विनिमय ऊर्जा, दूसरा क्या बनता है विनिमय ऊर्जा,
जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। क्या बोलते हैं दूसरे को अपन एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। अब ये कहता है कि जितनी ज्यादा विनिमय ऊर्जा होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है स्थायित्व होता है। कैसे? अब देखो विनिमय ऊर्जा किस प्रकार से काम करती है, जैसे कि डी कक्षक कितने भरने आपको 5 होते हैं डी कक्षक, ये 5 कितने भरने अपन को इलेक्ट्रॉन 4, एक बार देख लेते हैं ठीक है ना। यहाँ पर डी कितने जाएंगे आपके पास 5, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर अपन ने भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन 4, 1 2 3 4। अब देखो इसका एक्सचेंज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ पे आ सकता है और यहाँ से यहाँ पे आ सकता है। तो कुल कितने हो गए इसके अंदर एक्सचेंज 3 हो गए। कितने हो गए एक्सचेंज 3। अब अगली कंडीशन में सेम टू सेम क्या होगा 1 2 3 4 5। ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ पर हो सकता है एक्सचेंज और यहाँ से यहाँ पर। तो इसने कितनी बार एक्सचेंज किया है 2 बार। और अगला आपके बन जाएगा वापस 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ये क्या होगा यहाँ से यहाँ पर एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर कुल कितना हो गया टोटल एक्सचेंज कितना हो गया 3 2 1 6। कुल विनिमय जिसको बोलते हैं टोटल एक्सचेंज कितना हो रहा है यहाँ पर आपके पास 6 हो रहा है। जबकि अगर आप इसमें आप देखोगे तो कुल कितने बनेंगे एक्सचेंज 1 2 3 4 5। एक बार यहाँ पर रखो 1, फिर यहाँ पर 2, ये यहाँ पर आ सकता है 3, यहाँ पर आ सकता है 4। तो इसने कुल कितना किया एक्सचेंज 4 किया। एज इट इज अगर आप इसको और देखते हो 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें कितना होगा विनिमय 4 होगा। अब इसको यहाँ से एक्सचेंज 1, इसको एक्सचेंज 2, इसको एक्सचेंज 3, यहाँ पर हो रहा है 3 एक्सचेंज। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अगला एक्सचेंज यहाँ पर, अगला एक्सचेंज यहाँ पर, कितना हो जाएंगे एक्सचेंज 2। और लास्ट में आपके बन जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आप देखोगे एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंज ये यहाँ से यहाँ पे हो रहा है। टोटल एक्सचेंज गिनो 4 3 7 2 1 9 और ये कितना जाएगा आपके पास 10। तो कुल एक्सचेंज यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल विनिमय, टोटल एक्सचेंज यहाँ पे कितना हो रहा है 10। और जितना ज्यादा एक्सचेंज होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि पता आप है ना क्लास के अंदर खाना खाते हो, एक क्या करोगे आप सिर्फ पर्सनली आपने टिफिन लाया आप खुद ही खाओगे तो क्या होगी स्टेबिलिटी कम होगी। और क्या कर रहे हो आप खूब सारा एक्सचेंज कर रहे हो क्लास में, आपके दोस्त क्या कर रहे हो आप शेयर कर रहे हो, उससे क्या होगी आपके दोस्त से क्या होती है दोस्ती बढ़ेगी और इसके साथ में क्या होती है आपके मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टेबिलिटी आपकी क्लास में बढ़ती है कि बंदा अच्छा है। तो एज इट इज आपके ये बनता है। तो ये जब ये 4 नियम बनते हैं कौन कौन से N+L का नियम जिसको बोरबरी का नियम कहते हैं, एक बनता है पाउली का नियम, एक बनता है वुंड की अधिकतम बलवत्ता का नियम और चौथा बनता है अर्धपूर्ण और पूर्ण परिकक्षकों का स्थायित्व। मिलकर जब ये 4 नियम बनते हैं इससे बनता है ऑफ बो का नियम बनता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट वीडियो में अपन बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से बढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, 1-2 अपन एग्जाम्पल देखेंगे। वीडियो को अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे बड़ी बात साइंस के अंदर कोई भी शॉर्ट वे नहीं होता है कि आप 2 मिनट में वीडियो पढ़ोगे और खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं होता है। साइंस में आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पड़ेंगे तभी जाके आपको आगे इसको पढ़ पाओगे। वरना आप सिर्फ शॉर्ट में पढ़ोगे 2 मिनट का वीडियो देखोगे 2 मिनट में आपको बताते हैं ऑफ बो का नियम, तो 2 मिनट में आप ऑफ बो के नियम को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा वीडियो बड़ा देखना पड़ेगा, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।